भारत स्पेस में इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम दूर है। चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद के उस हिस्से को छूने वाला है जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा। लैंडिंग से 2 दिन पहले लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर भेजी है। यहीं पर चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की लैंडिंग हो डाली है। इसरो के कमाल को देखने के लिए दुनिया तैयार है। फिलहाल चंद्रयान 3 का कम्युनिकेशन चंद्रयान 2 से भी हो गया है और अब सबको इंतजार है 23 अगस्त को होने वाली सेफ लैंडिंग का, जिसे शाम को 6:04 पर 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करवाने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद लैंडर विक्रम अपना काम शुरू कर देगा। दरअसल चांद पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। यही वजह है कि चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों तक चांद की सतह पर रिसर्च करेगा। कुल मिलाकर जमीन से फलक तक जय जय हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। दुनिया भारत का दमखम देख रही है, क्योंकि इस बार तैयारी न केवल बुलंद है बल्कि हौसले भी बुलंद हैं और इस बार यकीन भी है कि उड़ान पूरी होगी, क्योंकि जल्द ही चांद पर भारत के कदम पड़ने वाले हैं। चंद्रयान 3 का दूसरा और फाइनल डी बूस्टिंग ऑपरेशन कल देर रात को हुआ था, जो कि बेहद पूरा हुआ। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 134 किलोमीटर रह गया। तो अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला ये पहला देश बन जाएगा। अभी इसरो का अनाउंसमेंट आया है कि अब तक जो है सो फार सो गुड वाली खबर है, यानी कि चंद्रयान 3 अपनी कक्षा में सही ढंग से एज प्रोग्राम एज प्लान जो है वो चल रहा है। ये बेहद जो है राहत की बात है कि एक किस्म से टेक्स्ट बुक लॉन्च हुआ और उसी हिसाब से जो है अब तक की जो है हम चलते चलते चंद्रमा की दहलीज तक जा पहुँचे हैं। और उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख को जब लैंडिंग शाम के समय कराई जाएगी वो भी एकदम सही ढंग से चलेगी, क्योंकि उसके लिए जो है लैंडर रोवर पूरी तरह से जो है प्रोग्राम्ड हैं और वो काफ़ी ऑटोनोमस मोड में ही उनको चंद्रमा की सतह पर उतरना है। दिस इज द सेकंड ऑफ द डी बूस्टिंग and orbit adjusting maneuvers. Finally, on 23rd, you will see that it will start coming down. I must tell you that one of the biggest things that are there is it has got to get the spacecraft from a horizontal position to a vertical position. Now that's also difficult. It's moving at tremendous speed. It's got to come down absolutely vertically, while now it's flying horizontally. So all these aspects have to be looked into, and I think it should make a good landing on 23rd. I think it's a great moment for India and a proud moment for each and every Indian. The kind of, you feel that pride in your heart. And as an Indian, all of us, I think right now, we're waiting to watch it. A lot of people are going to be glued watching it, and I'm going to be doing that with my boys as well. अब क्योंकि लूना 25 जो है वो क्रैश हो चुका है और रशिया का जो मिशन है वो कहीं ना कहीं टूट चुका है, तो अब ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस जगह पर उतरने वाला है उससे बेहद सतर्कता यानी उससे बेहद एहतियात तरीके से जो है इसरो देख रहा है और ये तारीख जो है आगे भी जा सकती है। एहतियात के तौर पर ये तारीख आगे भी जा सकती है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, इसरो ने कंफर्म किया है वो इस तारीख को थोड़ा सा आगे भी कर सकता है अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो कुल मिला के अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ये तारीख आगे भी जा सकती है। 30 अगस्त को चंद्रयान 3 जिस जगह पर उतरने वाला है उस जगह को सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं, समझाना बहुत ज़रूरी है। उस जगह के बारे में बता देते हैं। चंद्रयान 3 लैंडर की प्राइम साइट, चांद पर लैंडर मॉड्यूल की प्राइम साइट 4 किलोमीटर बाईं और 2.4 किलोमीटर है, जबकि साउथ में 69.36 और ईस्ट में 32.34 है। वहीं दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतरेगा लैंडर। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक मैंजिनस यू क्रेटर के पास चंद्रयान 3 को उतार सकता है। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस
डॉक्टर एस सोमनाथ पहले ही बोल चुके हैं कि हम चंद्रयान 3 की दक्षिणी ध्रुव के पास इसे उतार रहे हैं, वहां पर इसकी लैंडिंग करवा रहे हैं दक्षिणी ध्रुव पर। ढलान पर उतार सकता है लैंडर, ढलान पर उतार सकते हैं लैंडर, क्योंकि विक्रम लैंडर 12 डिग्री झुकाव वाली ढलान पर उतर सकता है। अब आप यूँ लगाइए, जब उतरेगा तो 12 डिग्री का झुकाव जिस पर उतर सकता है। विक्रम लैंडर जिस वक्त चांद की सतह पर उतरेगा उस वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड 0.5 मीटर प्रति सेकंड होगी। -200 डिग्री मिलेगा इसको तापमान। उस वक्त तापमान जो होगा वो इतना तेज होगा, 200 डिग्री तापमान होगा। दक्षिणी ध्रुव के पास का तापमान अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और न्यूनतम -200 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो सकता है। किस शक्ल में पानी मिलेगा? अगर वहां पर इसकी खोज होती है, चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड करेगा वहां मौजूद पानी के ठोस रूप में, बर्फ की शक्ल में उसे पानी मिलेगा। उसकी जांच में पता लगेगा कि वो कितने काम का है, क्या उसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और उस पानी पर जीवन संभव है कि नहीं है। कहीं गड्ढे हैं, कहीं मैदान है, ये तो हम मून लैंड को जानते ही हैं। चंद्रयान के विक्रम लैंडर में LHDAC लगे हैं और वो तस्वीरें इसी से भेज रहा है। अब यूं कहिए कि ये बेहद बहुत ही एग्जैक्ट और जूम कैमराज लगे हैं, वहीं से ये तस्वीरें आ रही है। इस बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जिसका जिक्र हमने कहा था कि लैंडर के उतरने की तारीख थोड़ा बदल सकती है। इसरो हालांकि इसको लेकर के बेहद सतर्क है, लेकिन वो 23 तारीख को ही लैंडिंग कराएगा। 2 घंटे पहले फैसला लिया जाएगा, वरना जो रिजर्व डेट रखी गई है वो 27 अगस्त रखी गई है। उस वक्त स्थिति को देखा जाएगा। अगर स्थिति ठीक नहीं होगी, पहले 30 अगस्त ही डेट रखी गई है, उस दिन की ही तैयारी है, इसरो ने कहा है उस दिन ही लैंड कराया जाएगा। लेकिन पहले 2 घंटे में देखा जाएगा कि उस वक्त लैंड कराया जाए कि नहीं कराया जाए, और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगर आज लैंड नहीं कराया जाता है तो 27 अगस्त को इसकी लैंडिंग होगी। तो हालांकि पिछली बार भी हम देखें तो चंद्रयान 2 जिस वक्त आया था, चंद्रयान 2 के वक्त भी स्पेस रखा गया था, और ये स्पेस रखता है इसरो इस तरीके से लैंडिंग करवाने के लिए। अगर लैंडिंग प्रॉपर नहीं होती है तो दोबारा से लैंडिंग का अटेम्प्ट किया जा सकता है। इसरो ये स्पेस रखता है, ये स्पेस इस बार भी रखा गया है। लेकिन क्योंकि पिछली बार हम चंद्रयान 2 देख चुके हैं जो कि ठीक से लैंड नहीं कर पाया था, क्रैश लैंडिंग हुई थी, और इस बार चंद्रयान 3 उसको लेकर के बेहद सतर्क है। और अभी अभी चांद पर एक हादसा भी हुआ है, वो हुआ है लूना 25 क्रैश। तो ऐसे में पूरी दुनिया की निगाह सिर्फ भारत पर है, तो भारत जो है इस वक्त है बेहद सतर्क। तो 30 किलोमीटर की एल्टीट्यूड या हाइट से लैंडर नीचे की ओर चंद्र की सतह पर जाने का प्रयास करेगा 23 अगस्त को, और उसके 2 घंटे पहले हम पूरे जो कमांड है वो यहाँ से जो हमारा बाइलालू अर्थ स्टेशन है वहाँ से अपलोड कर देंगे लैंडर मॉड्यूल के अंदर। और उसके बाद जो लैंडर मॉड्यूल की हेल्थ चेकिंग, टेलीमेट्री और चंद्र में जो स्थिति है उसको सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 2 घंटे पहले हम ये निर्णय लेंगे कि उस दिन चंद्र पे उतराण करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर मेरे ख्याल से कोई और मुश्किल तो आने वाली है नहीं, और हम पूर्णतया 23 अगस्त को ही चंद्र पे उतरने का प्रयास करेंगे। बट अगर कोई हमको ऐसा आपत्तिजनक लगता है तो हम लैंडिंग को पोस्टपोन करके 27 अगस्त को करेंगे। तो उसके लिए भी हमने पूरा सावधानी बरती है, और उसके लिए जो भी कार्य करना है, जो सब प्रणाली है वो सब भी तैयार रखी है। तो भारत के मिशन चंद्रयान 3 की चर्चा हर तरफ है, लेकिन एक तरफ चर्चा लूना 25 मिशन की भी है। इससे पहले कहा जा रहा था कि लूना 25 इतनी तेजी से चल रहा है कि सबसे पहले लैंड करने वाला लूना 25 होगा और भारत जो है वो पीछे रह जाएगा। लेकिन लूना 25 अगस्त को सोयूज 2.1B रॉकेट के जरिए वोस्तोनी कॉस्ट्रोमोड्रोम से लॉन्च किया गया था। उसके बाद से इसकी काफ़ी तेज़ रफ्तार थी, कहा गया था कि बेहद सक्सेसफुल है, चांद की कक्षा में पहुंच गया है और ये लैंड कर जाएगा। लेकिन लूना 25 क्रैश हो गया।
लूना 25 उसी दिन अर्थ की ऑर्बिट से चांद की तरफ भेजा गया था। अब जब हम आपको बता रहे हैं 11 अगस्त को, स्पेसक्राफ्ट 16 अगस्त को दोपहर 2:27 पर चांद की 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में भी पहुंच गया था। रूस कह रहा था कि बेहद ये सफल है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर थी। वहीं 21 अगस्त को चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड होना था, लेकिन ये मिशन फेल हो गया। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस का लूना 25 फेल हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी रोस्टमोस्क ने एक बयान जारी कर कहा है कि 19 अगस्त को शाम 5:27 पर उसका स्पेस क्राफ्ट से संपर्क टूट गया। लूना 25 को प्री लैंडिंग कक्षा 18 किलोमीटर बाई 100 किलोमीटर में प्रवेश कराने के लिए शाम 4:30 बजे कमांड किया गया था। इसी दौरान इमरजेंसी कंडीशन बन गई, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट एक्चुअल पैरामीटर के मुताबिक थर्स्टर फायर नहीं कर पाया। जैसा कि पैरामीटर बनाया गया था उसकी जो फायर करना था वैसी एक्चुअल पैरामीटर के मुताबिक वो फायर नहीं कर पाया। शुरुआती एनालिसिस के मुताबिक ये पता लगता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटर से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया, यानी कि बिगड़ गया, अपनी दिशा से भटक गया। कैलकुलेटेड वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी उससे ज़्यादा थी, उससे स्ट्रक्चर ज़्यादा देर फायर हुए और स्पेसक्राफ्ट ऑफ डिज़ाइन ऑर्बिट में चला गया। ऑफ डिज़ाइन कक्षा में जाने की वजह से लूना 25 चांद पर क्रैश हो गया। फिलहाल स्पेशली फॉर्म्ड इंटर डिपार्टमेंटल कमीशन अब इस क्रैश की जांच करेगा, लेकिन फिलहाल चांद पर पूरी दुनिया का इकलौता एक मिशन है, वो है भारत का चंद्रयान 3, जो कि 23 तारीख को लैंड करेगा, 23 तारीख को कक्षा में पहुंचेगा और पूरी दुनिया उसका कर रही है इंतज़ार। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन VN झा, पूर्व जॉइंट डायरेक्टर DRDO। हमारे साथ है सुरेंद्र पाल, जो कि पूर्व इसरो वैज्ञानिक हैं। हमारे साथ हैं कर्नल रिटायर रंजीत सिरोही, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। हमारे साथ हैं साकेत सिंह कौरव, क्यूरेटर एंड प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, रीजनल साइंस सेंटर भोपाल। सबसे पहले साकेत जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। इकलौता इस वक्त मून मिशन है पूरी दुनिया का चांद के ऊपर, वो है भारत। ये सुनकर कैसा लगता है? फिर उसके बाद अब हम इसकी टेक्निकलिटी की बात करेंगे हम, क्योंकि जो लास्ट डी बूस्टिंग की वो हो चुकी है, अब हम इसकी सफलता के कितने करीब है सर? थैंक यू। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो बात है, पूरी दुनिया आज हमारे स्पेस मिशंस को बड़े गौरव के साथ देखती है। और ये जो पल है, जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, इसरो की फील्ड स्पेस में 23 अगस्त को जो अचीव करने के लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और फाइनल ऑर्बिट में भी है, ये पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसरो की साख और विश्वसनीयता को भी दर्शाता है कि हमारा इसरो सिर्फ साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रियल लोगों को इन्वॉल्व करके किस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। और सबसे बड़ी बात एक नेशनल फॉरवर्ड के लिए कि लोगों में, आम जनमानस में और खासकर विद्यार्थियों में, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज के हो, सब में बड़ी उत्साह और प्रेरणा रहती है जब इसरो इस तरीके के बड़े मिशन को अंजाम देता है। और हम जाने जाते हैं हमारे कम लागत के बावजूद भी एक वर्ल्ड क्लास साइंस को करने के लिए। तो ये बहुत ही बेसब्री से इंतजार है और इसके लिए रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में बहुत से प्रोग्राम्स आयोजित हम कर रहे हैं हमारी जनमानस आम पब्लिक के लिए, बच्चों के लिए। कल और परसों भी इस श्रृंखला में जारी रहेंगे। सुरेंद्र जी, इसरो के लिए इस वक्त किस तरीके का ये क्षण है जब लूना 25 क्रैश हुआ और उसके बाद एक ये कहा गया, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, इसको लेकर के थोड़ी सी चिंता भी हुई कि हो सकता है कि 27 को जो है ये लैंड करवाया जाए, तो एक डेट और रखी गई है। यूजुअल ऐसा होता है कि चंद्रयान 2 के साथ भी ऐसा हुआ था कि एक डेट जो है रिजर्व रखी जाती है, या फिर क्योंकि अभी अभी एक मून मिशन जो है वहाँ पर एक क्रैश हुआ, इस कारण से चंद्रयान 3 को लेकर के इसरो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ऐसा इसलिए किया गया है? इस वक्त इसरो में अंतिम क्षणों में क्या चल रहा होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लूना 25 या लूना 25 फेल हो गया। मतलब अगर वो अच्छी तरह से लैंड करता तो उसके जो साइंटिफिक डाटा थे, जो साइंटिफिक डाटा हैं, वो चंद्रयान 3 के आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अब मैं ये भी बताना चाहूँगा कि चंद्रयान जो लूना 25 है,
वो एक तरह का ऑटोमेटिक है, इट्स लाइक ए रोबोट। और ये 1 साल काम करने वाला था, उसमें आरटीजी जनरेटर था, तो उसमें कोई जो इनसाइड है लूप, कोई न कोई सॉफ्टवेयर लूप जो मिसबिहेव किया होगा, जो अभी जो कमीशन बनाया है उसमें बताएगा कि क्या गड़बड़ हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उससे रशिया की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए। वो बहुत कैपेबल है और लैंड कर सकते हैं। अब ये जो पेलोड लूना 25 का हुआ है, उसे हमें कॉशन तो लेना ही पड़ेगा ना, हमें थोड़ी बहुत तो ये सावधानियां तो बरतनी पड़ेगी। जहां आप कह रहे हैं कि ये 27 को भी कर सकता है, ये पहले से बिल्ट इन है। इस बार लैंडर के अंदर जो प्रोपेलेंट है, जो ईंधन है, वो काफी डाला गया है। इस तरह से देखिए, जो हमारा ऑर्बिटर भी है, जो प्रोपेलेंट मॉड्यूल है, उसमें भी करीब करीब 150 किलोग्राम एक्स्ट्रा फ्यूल है, तो वो बहुत कई सालों तक चलता रहेगा। तो एक्स्ट्रा फ्यूल है, तो पहले से ये प्लान किया गया था कि जो लैंडर लैंड करेगा, वो अगर मान लो उसको प्रॉपर जो एडिक्वेट जो कहते हैं ना कि सही जगह नहीं मिली, तो उस पर होवर कर सकता है, क्योंकि जो सेंसर है, लेजर डॉपलर वेलोसिटी मीटर है, हैजार्ड डिटेक्शन कैमरा है, ऑफ कैमरा है, के कार्बन वो आल्टीमीटर है, लेजर आल्टीमीटर है, इस तरह की कई चीजें हैं, तो उनसे पता चलेगा कि हम कहाँ लैंड कर सकते हैं। तो होवर करेगा, अगर होवर कर, मान लीजिए ऐसा है कि अगर प्रॉपरली हम लैंड नहीं कर पाते, तो ये वापस ऑर्बिट में चला जाएगा और दोबारा से ट्राई किया जाएगा। इतना फ्यूल है, ये बिल्ट इन था। और चेयरमैन इसरो ने अपने लेक्चर में, एक जो लेक्चर उन्होंने दिया था, उसमें बताया है। ये भी नहीं बताया, ये बताया, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर मान लो इस लूनार डे में अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हमारे पास इतना फ्यूल है कि नेक्स्ट लूनार डे में भी जा सकता है। तो ये तो इसमें बिल्ट इन है। इस बार जो हम सफल होंगे, उसके लिए काफी कुछ है। जो हम क्या कहते हैं कि लिमिट्स होती हैं, उन लिमिट्स को बढ़ाया गया है, जिससे हम डिस्पर्सन कहते हैं। तो जैसे इंजन के थ्रस्ट में हायर डिस्पर्सन है, पहले हमने 5 थ्रस्टर्स लगाए थे, अब इस बार 4 थ्रस्टर्स लगाए गए हैं, क्योंकि स्लू रेट मतलब फ्यूल को। अच्छा, इससे पहले कि मैं ग्रुप कैप्टन झा साहब और सिरोही सर के पास जाऊं, एक और चीज़ मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, और सर आप इसे अच्छे से बता सकते हैं। बच्चे बेहद इंटरेस्ट लेकर के इस चीज़ को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। जब आप इसे और अच्छे से बताएंगे इंटरेस्टिंग तरीके से, बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 जिस वक्त पहुंचा चांद पर, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर वहां पर था, क्योंकि चंद्रयान 2 जो है उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। रोवर जो है जाहिर सी बात है बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन ऑर्बिटर तो वहां पर मौजूद था, अब भी काम कर रहा है। तो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का विक्रम लैंडर से संपर्क हुआ, दोनों का कम्युनिकेशन हुआ, और यहां से जब संदेश भेजा गया चंद्रयान 3 की तरफ से, तो ऑर्बिटर ने कहा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने कहा, हे बडी, वेलकम माय फ्रेंड। तो इधर से रेसिप्रोकेट किया गया कि हां, मैसेज रिसीव्ड, कि हम तैयार हैं। और ये 2 वे कम्युनिकेशन था, यानी ऑर्बिटर चंद्रयान 2 इंतजार कर रहा है। सर, वो दोस्त बैठा हुआ था। सुरेंद्र जी, देखिए, ऑर्बिटर 2 से एस बैंड लिंक से कम्युनिकेट किया गया है, टीटीएनसी जिसे हम कहते हैं, टेलीमेट्री टेलीकमांड, और डाटा भी उससे भेजा जा सकता है, तो उसी में किया गया। दूसरी बात यह है, चंद्रयान 3 में और चंद्रयान 2 में पहले हमारी डाटा रेट जो होती है वो 200 kbps की थी, इस बार 500 kbps की है, जिससे कि जल्दी डिसीजन लिए जा सकते हैं। और क्योंकि ऑर्बिटर इसको ट्रैक कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। और लैंडर है, तो ऑर्बिटर से भी ग्राउंड को कंट्रोल स्टेशन को कांटेक्ट कर सकता है, और ऑर्बिटर का डायरेक्ट भी, इसका लैंडर का डायरेक्ट भी जो हमारे जो जितने भी ग्राउंड स्टेशन है उनसे संपर्क हो सकता है। तो इस तरह से ये भी एक बिल्ट इन रिडंडेंसी है। मैं सोचता हूँ कि इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जितने हमने जैसे फ्यूल ज़्यादा है, जो लैग्स हैं वो 3 मीटर्स पर सेकंड तक का इम्पेल डिग्री स्लोप का है, तो अगर मान लो वन ऑफ द लेग स्लोप में चला गया, तो भी प्रॉपर्ली स्टेबल रहेगा, ऐसा भी उसमें बनाया गया है। बिल्कुल रहेगा, और यही सबको यही उम्मीद है, और इसलिए एक एक कदम जो है इतना फूंक करके, इतना जो है एहतियात बरत करके किया जा रहा है। ग्रुप कैप्टन वी एन शाह सर,
आप क्योंकि डीआरडीओ से आते हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सर कितना अहम होता है जब ये कहा जाता है कि अब हम देखते हैं फिल्में, हम देखते हैं स्पेस फिल्म देखते हैं, एनिमेशन फिल्म देखते हैं कि अगला जो युद्ध होगा वो स्पेस में ही लड़ा जाएगा, स्पेस वॉर हो सकता है। अब ऐसे में एक मजबूत स्पेस एजेंसी का, वन ऑफ द टॉप 3 स्पेस एजेंसीज का होना और अपना एक सक्सेसफुल मून मिशन का होना जो आज से पहले किसी ने नहीं किया है, वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे रिसर्च, डिफेंस और डेवलपमेंट के लिए। देखिए, हम लोग दो अलग अलग चीज़ की बात कर रहे हैं। अभी जो हम लोग चंद्रयान 3 की बात कर रहे हैं, ये प्योरली सिविलियन प्रोग्राम है, और अगर स्पेस वॉर की हम कभी भी सोचेंगे तो वो टोटली मिलिट्री ओरिएंटेशन वाला होगा। और दोनों के टेक्नोलॉजीज में, दोनों के वेपनाइजेशन में, दोनों के सैटेलाइट्स में, दोनों के स्टेशंस में धरती जमीन आसमान का फर्क है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अब जहाँ तक बात है कि किस तरह से वेपनाइजेशन हो सकती है, तो देखिए आज के दिन में चीन ने भी अपने जो स्पेस स्टेशन है वो स्टैब्लिश कर लिया है, और चीन कभी सच नहीं बोलता है, वो क्या करता है और क्या एक्चुअल होता है ये इसमें डरा रहे हैं। तो चीन क्या कर रहा है वो हम नहीं जानते हैं। इसी तरह से नासा भी चुपचाप नहीं बैठा हुआ है, उसके भी कुछ वेपनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं स्पेस के वो भी चल रहे हैं, लेकिन भारत अभी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है। देखिए, उस स्टेज में पहुंचने के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप फाइनेंशियली आर्थिक रूप से बिल्कुल सशक्त हैं कि इसमें चाहे कितना भी खर्चा लगे, और उसमें खर्चे बहुत हैं, कितना भी खर्चा लगे उसको आप करने के लिए तैयार हैं। दूसरी कि जो एक लिफ्टिंग कैपेबिलिटी होती है, हेवी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी, वो दोनों के पास में है। वो अमेरिका के पास भी है, वो चाइना के पास में भी है। चाइना की कैपेसिटी जो है वो 25 टन या 26 टन तक लिफ्ट करने की है, जबकि भारत के पास में जो सबसे हेवी लिफ्ट व्हीकल है वो हमारा GSLV-3 है, और उसी का एक फॉर्म जो ये अभी LVM आपने जिससे हमने चंद्रयान को भेजा हुआ है वही है, और इसकी लिफ्टिंग कैपेबिलिटी जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, वो 8 टन तक के आसपास में लेके जा सकती है। तो यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ तक कि UN ने भी रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि स्पेस में वेपनाइजेशन नहीं होगा। इसके लिए UN और UN सिक्योरिटी काउंसिल ने बिल्कुल क्लियर मैंडेट दिया हुआ है कि ये वेपनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है। तो इसके लिए अभी हमें नहीं सोचना है, अभी हमें सोचना है कि ये जो चंद्रयान चल रहा है और ये किस तरह से चल रहा है। देखिए, हम सबों ने बात की है कि रशियन प्रोग्राम जो है वो फेल हो गया। हाँ, ये फेल हुआ है, और यहीं पे कहते हैं कि ना कि रॉकेट टेक्नोलॉजी जो होती है काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, और ये जितनी आसानी से हम लोग यहाँ पे कह जाते हैं कि हम बिल्कुल लैंडिंग के पास में हैं, ये इतना आसान नहीं है। और किसी का ये भी कह देना कि अगर ये 23rd का स्लॉट चला गया तो हम 27 को हम लैंड कर लेंगे, इसमें भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि इस 4 दिन में चंद्रमा जो है वो लगभग 5 डिग्री रोटेट कर जाएगा। तो अगर चंद्रमा 5 डिग्री अगर रोटेट कर गया तो जो हमारा लैंडिंग स्पॉट है वो भी 5 डिग्री आगे चला गया। तो अब फिर से ये जो हमारा चंद्रयान 3 है, जो लैंडर मॉड्यूल है, इसको आपको मैन्यूवर करके शिफ्ट करना पड़ेगा आपको उसको। तो ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, ये कहना आसान होता है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। लेकिन जब तक ये चंद्रयान 3 हमारा, अभी जो फिलहाल आपने बताया था कि इसका जो ऑर्बिट है वो 25x134 है, जब तक ये इसमें है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस दिन डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें आज उतरना है, तो उस दिन आप इसको वो जो 25 की जो सबसे नज़दीकी जो धरातल से है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिलियन, सबसे नज़दीक का स्पॉट, और जो सबसे दूर का स्पॉट है उसको बोलते हैं अपोलियन। तो जिस दिन पेरिलियन से आपने अपना मन बनाया कि आज के दिन में हम उसको उतारेंगे, आप वो कर सकते हैं। लेकिन किस दिन उतारेंगे, आपका चंद्रयान वहां पे क्यों जा रहा है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए जा रहा है। उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए इसको सूर्य के किरण की जरूरत पड़ेगी। तो ये तभी उतरेगा जबकि वहां पे सूर्योदय होगा। अगर हाँ सूर्योदय होगा, सूर्योदय के बाद
तभी आप वहां पे इसको लैंड करा सकते हैं। दिन के टाइम में ही लैंड करा सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली लैंडिंग के बाद जो है वो नेक्स्ट फेज शुरू होगा, जिसमें उसके जो सोलर पैनल हैं वो फुल्ली डिप्लॉयड हो जाएंगे। फिर आपको जितनी बिजली चाहिए होगी वो बिजली की इसको जरूरत पड़ेगी, जितने मोटर हैं उसके डोर खुलने हैं, वहां से रोवर बाहर आना है, सब कुछ बिजली पे होने वाला है। तो ये आपको दिन के ही टाइम में लैंडिंग करना है। वहां एटमॉस्फेयर नहीं है कि क्लाउड आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, वो चीज नहीं है। जब सूर्योदय हुआ, उस जो कि अभी 23 को हो रहा है, तो उसके बाद से आप कभी भी कर सकते हैं। सूर्यास्त तक 14 दिन का एक दिन है वहां पे, तो ये 14 दिन के अंदर में आप कभी भी वहां पे लैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में लैंड करने के बाद सफिशिएंट टाइम नहीं मिला एक्सपेरिमेंट करने के लिए कम से कम आपको 7 दिन चाहिए, तो फिर आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो नहीं हो पाएगा। फिर सारे सिस्टम जो हैं लैंडर के भी और रोवर के भी, उसको आपको स्लीप मोड पे डालना पड़ेगा। जानते हैं जैसे हमारा लैपटॉप होता है, इसमें जब पावर कम हो जाती है तो उसको हम स्लीप मोड पे डालते हैं या अपने आप स्लीप मोड पे चला जाता है। और जब स्लीप मोड पे चला गया तो फिर ये अगला दिन, अगली रात जो है, जबकि टेम्परेचर -220 -225 चला जाता है, उसको सस्टेन करने की इसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए। वैसे हम लोग जो सिस्टम डिजाइन करते हैं, वो सिस्टम जिस इन्वायरमेंट में जाना है, वहाँ की जो एक्सट्रीम्स हैं, हम उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो अभी जितने सारी सिस्टम्स हैं, चाहे वो लैंडर में हो चाहे रोवर में हो, सबको हमने प्लस 125 डिग्री कम से कम उसके लिए टेस्ट किया होगा, और -225 या 30 उसके लिए हमने टेस्ट किया होगा। तो ये उसको विथस्टैंड करती है, तभी इसको क्लियर किया हुआ है कि हाँ, ये जो इक्विपमेंट हैं ये वहां जाने के तैयार हैं। तो इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, जाहिर सी बात है, और ये जानती है इसरो तभी लिए। और लेकिन अंतिम वक्त जो बिल्कुल लास्ट डीबूस्टिंग थी वो भी बिल्कुल सफल रही है। अब तक जो है लैंडर बहुत ठीक से काम कर रहा है, तो तमाम उपकरण है वो ठीक से काम कर रहे हैं। लगातार जो है वो जानकारी आ रही है। बताता हूँ। अच्छा नहीं ठीक है, एक सेकंड आता हूँ मैं। एक कमेंट जो है कर्नल सिरोही बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे हैं, मैं एक कमेंट उनका ले लेता हूँ। सर बेहद करीब हैं और बहुत डिटेल से ग्रुप कैप्टन झा ने हमको ये समझाया कि किस तरीके से ये लैंडिंग होगी, और एक बहुत से इफ्स एंड बट्स भी हैं, और क्यों सांसें हम सब की थमी हुई, और कितना इंपॉर्टेंट है जब हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में इकलौता मून मिशन इस वक्त अगर पूरी दुनिया किसी का इंतजार कर रही है तो वो भारत का है, जो कि लैंड होने के करीब है। कर्नल सिरोही। सचिन जी, मैं आपके साथ पूरा एग्री करता हूं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, पूरे देशवासियों के लिए। और अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई है कि जो लूना 25 जो फेल हुआ है, उसकी वजह से हम थोड़े कॉन्शियस और सतर्क हो गए हैं, जिसकी वजह से जब तक लूना 25 फेल नहीं हुआ था तब तक हमने 27 तारीख की बात नहीं की थी। लेकिन अब क्योंकि वो फेल हो गया है, कोई भी चीज जब हमारे पास में से फेल हो जाती है तो ऑब्वियसली ये होता है कि हमको थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ग्रुप कैप्टन झा साहब ने बताया है कि देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स काफी हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि हमारी इसरो चंद्रयान 2 के फेलियर के बाद, जो कि पार्शियली फेलियर था, वो पूरा फेलियर नहीं है उनका, और चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी काम कर रहा है। जैसे आपने बताया हाई बड़ी बोल रहा है, दैट मींस एवरीथिंग इज वर्किंग देयर करेक्टली। तो मेरा मानना ये है कि ऑल्दो इफ्स एंड बट्स बहुत हैं, इन स्पाइट ऑफ इफ्स एंड बट्स होने के बावजूद भी इसरो ने पूरी की पूरी जो है ना फेलियर के डिजाइन के हिसाब से बनाया कि अगर ये फेल हो गई तो ये होगा, ये फेल हो गई तो ये होगा। तो वो जो है हमारा पूरा का पूरा बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल सही है, और मुझे पक्का उम्मीद है और यकीन है कि हम 23 तारीख को निर्धारित समय पे ऊपर हमारा जो विक्रम है वो लैंड करेगा, और प्रज्ञान जो हमारा रोवर है वो उसमें से निकल के अपना काम शुरू करेगा। और ये देशवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है, और इसके होने से जो है हमारा देश दुनिया की नजरों में बहुत ऊपर उठ जाएगा। जिस देश को ये कहते थे कि यहाँ देश तो जो है सिर्फ सांपों को चलाते हैं, उस देश में आप जो देखिए 4थे नंबर पर हम जो है बन गए हैं मून पे जाने वाले, और सबसे पहला देश है जो कि ध्रुव साउथ पोल पे जो है उतरेगा। रशिया ने कोशिश की, वो रेस में नहीं था, लेकिन उनका सिस्टम ऐसा था कि लेट लॉन्च करने के बाद भी उनके रॉकेट इतने पावरफुल थे कि वो जल्दी से वह पहुंच गए, लेकिन वो बदकिस्मती से फेल हो गया, जैसे हम सबको दुख है।
और ये जो हमारा जब वहां पहुंचेगा और जो कि 100% पहुंचेगा, उसके बाद हमारा देश पहला देश होगा जो साउथ पोल पे उतरेगा। चौहान साहब, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि क्या यहाँ पर, अब जाहिर सी बात है, एक बेहद काबिल और बेहतरीन स्पेस एजेंसी है रूस की स्पेस एजेंसी। अब लूना 25 उसने भी तमाम इफ्स एंड बट्स के साथ भेजा होगा, लेकिन क्या सच में लैंडिंग इतनी मुश्किल है? क्यों क्रैश हुआ, या फिर जल्दबाजी में रहा? एक पॉइंट मैं कहीं पढ़ रहा था कि बहुत सी रिसर्च ये कहती है कि जिस तरीके से उसकी जब वो लैंड करने से पहले जिस जो वक्त रखा गया वो वक्त भी कम था, और जैसे उसकी लैंडिंग की तैयारी थी उसी लैंडिंग के वक्त जो है वो क्रैश हो गया। ये वक्त थोड़ा कम था और ये जल्दबाजी के विंडो में शायद कई बातें ये भी कहा जा रही थी कि भाई भारत के मून मिशन से पहले जो है रशिया वहाँ पर धमक देना चाहता था, एक ये भी कही जा रही थी। हो सकता है इसमें सच ना हो, लेकिन आखिरकार लूना 25 लैंडिंग, मतलब रूस ने बहुत कुछ एहतियात तो लिए होंगे, वो भी जानता होगा कि इसमें क्या रिस्क है, फिर भी क्रैश कैसे हुआ? चौहान साहब, नहीं आवाज आ रही। ग्रुप कैप्टन झा, आप इसका जवाब देना चाहें? जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, इसके 3-4 पहलू हैं। एक तो क्या ये एक रेस था? नहीं, ये रेस नहीं था। जिस तरह से हमारे ऑर्बिटर ने पिछले 3 साल में, जहां पे हम लैंडिंग करने के लिए जा रहे हैं 69 डिग्री साउथ और वो 32 डिग्री ईस्ट, उसका कम से कम हजारों फोटोग्राफ लिया हुआ है। हर बार जो इसने पास की है वहां से, ऊपर से 100 किलोमीटर से, तो उसके फोटोग्राफ लेके तब इसरो को भेजा हुआ है। उसके बेस पे इसरो ने ये डिसीजन किया कि साउथ पोल के साइड में ये जो 32 डिग्री ईस्ट जो है, ये प्लेन दिखता है वहां से, तो यहाँ पे लैंडिंग किया जाए। इसी तरह से रोसकॉस्मोस ने भी, रशियन लूना 25 ने भी, इन्होंने भी अपना जो साउथ पोल में पोस्ट लिया हुआ है वो 42 डिग्री ईस्ट है, 42.5 डिग्री मेरे ख्याल से है, टू बी प्रिसाइज, वहां पे लिया हुआ है। वहां पे सनराइज हमसे लगभग 1.5 दिन या 1.25 दिन पहले होती है, तो उनका वहां पे उतरना हमसे 1.5 या 2 दिन पहले बिल्कुल लाजमी था। अब बात आती है कि कैसे हम वो जल्दी पहुंच गए। तो देखिए, धरती से जो मून का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 3.25 लाख किलोमीटर है, और ये जो रास्ता है, ये जो दूरी है, ये 2 से लेके 5 दिन के अंदर में वो तय किया जा सकता है। अगर आपकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रही तो आप 2 दिन में चले जाइएगा। अगर आपकी वेलोसिटी जैसे आप अर्थ से दूर चलते जाइएगा, कम होती गई, तो आपको 4.5-5 दिन लगेंगे, जैसे हमारे चंद्रयान को लगा था। तो उस हिसाब से वहां जाती है। लेकिन उन्होंने शायद थोड़ी सी जल्दीबाजी की कि लोअरिंग मैन्यूवर जो होती है, ऑर्बिट लोअरिंग मैन्यूवर, जिसमें कि हमारा चंद्रयान जो है कम से कम 4.5-5 लोअरिंग मैन्यूवर कर चुका है, तब आज के दिन में वो वहां पे है जहां पे होना चाहिए था। तो ये लोअरिंग मैन्यूवर के में कुछ कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि उनका जो फाइनल मैन्यूवर जो हुआ, लैंडिंग के लिए नहीं रहे थे, ये परसों की बात है, लैंडिंग के लिए वो नहीं जा रहे थे। लैंडिंग से पहले की प्री लैंडिंग की जो उनकी ऑर्बिट होती है, उस ऑर्बिट में चंद्रयान को डालने की उन्होंने कोशिश की थी, तो वो उस ऑर्बिट में नहीं डली। नीचे वो इसलिए आया कि उसकी जो डेसिलरेशन थी वो ज्यादा हुई है, उसकी गति जो है वो वॉश आउट हुई है, या फिर उनका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बिल्कुल सरफेस की तरफ में चला गया है और वो भी क्रैश हो गया है। तो बहुत सारी विविधताएं हैं। और एक और चीज जानिए, हमने सब कुछ ठीक करी हो, इसी तरह से हो सकता है कि रोसकॉस्मोस ने भी सब कुछ ठीक करी हो, लेकिन वहां पे ऐसे एरिया हैं जहां पे कि ग्रेविटी अनइवन है, वहां पे मास कॉन्स हैं जहां पे कि छोटे से एरिया में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के एरिया में बहुत ज्यादा ग्रेविटी है और वो चीजों को अपनी ओर खींच लेती है। तो मान लीजिए अगर वो जो जहां 42 डिग्री ईस्ट की हम बात कर रहे हैं, अगर उसके रास्ते में कहीं मास कॉन आया होगा तो हो सकता है, लाजमी है कि उसका जो स्पीड है, वेलोसिटी है, कम हो गया होगा और फिर मैस्कॉन ने उसको अपने रख दिया। ये सारे कंजेक्चर्स हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो इस तरह की सारे समस्या जो हैं वो हैं। और एक और चीज याद रख लीजिए, साइंस में हम कभी जेलस नहीं होते हैं, और ये तो अगर रशिया का जो क्राफ्ट वहां पे लैंड करता तो उससे पूरे विश्व को, और तभी सर आप सब इतने बड़े लोग हैं, तभी आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं खेद व्यक्त करके इस बात की शुरुआत की कि लूना 25 जो है वहाँ पर क्रैश हुआ, इसका हमें खेद है। अगर वो लैंड करता तो हमें और ज़्यादा खुशी होती।
चलिए अब चंद्रयान 3 की बारी है। साकेत सिंह, गौरव जी, इसी सवाल का जवाब आप अगर हमें देना चाहें कि किस तरीके से जो है वो लूना 25 क्रैश हुआ, तैयारी पूरी रशिया की भी थी, टेक्नोलॉजी उनके पास भी थी, और इस बार चंद्रयान 3 जब साथ ये भी इसरो का कहा गया है कि 27 तारीख तक या फिर 27 तारीख भी जो है एक ट्रायल की डेट रखी गई है। जी बिल्कुल, और जैसा कि झा साहब ने बताया और सिरोही साहब ने भी और हमारे डॉक्टर पाल सर भी बोल रहे थे कि देखिए बिल्ट इन पॉसिबिलिटीज के साथ हमेशा किसी भी मिशन को डिजाइन किया जाता है। मूलतः विज्ञान का मेन उद्देश्य क्या होता है, लोगों में रुचि पैदा हो और उसका एक हिस्सा बने। लूना 25 भी पूरी एक प्रेरणा का केंद्र बिंदु रहा है सबके लिए। अंतरिक्ष की दुनिया में आज जो भी पूरे देश प्रगति कर रहे हैं उसमें दो महाशक्तियों के योगदान को कोई भी भुला नहीं सकता, चाहे वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी हो, पर उससे भी सर्वप्रथम रशियन स्पेस एजेंसी ने कंट्रीब्यूट किया है अंतरिक्ष दुनिया में। तो स्पेस इज अनफॉरगिविंग, यानी कि अंतरिक्ष की दुनिया हमेशा खतरों से खाली नहीं है और रॉकेट साइंस को रियल में रॉकेट साइंस ही कहा जाएगा। और वो पेचीदगियां जो रहती हैं वो आखिरी दम तक, बहुत सारे ऐसे वेरिएबल पैरामीटर्स होते हैं, डिसीजंस होते हैं ऑटोमेटिक, कुछ बिल्ट इन डिसीजंस ऑनबोर्ड इंस्ट्रूमेंट को लेना होता है, कभी कमांड नेटवर्क के थ्रू मिशन कंट्रोल से कनेक्टिविटी के दौरान कुछ चीज़ों को, कभी कभी ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग के समय कमांड्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट ना कर पाना पर्टिकुलर टाइम विंडो में, तो वो जिससे उन्होंने कहा है कि वो एबनॉर्मल सिचुएशन पैदा हो गई प्री लैंडिंग ऑर्बिट में, जिसके कारण अब जैसे सर ने भी सूचित किया है और पब्लिक डोमेन में भी है ये बात कि एक उस पर कमीशन बैठ के उस पर बातें डिटेल में रसिया शायद इन्वेस्टिगेट करेगा। पर देखिए दुखद बात है हमारे सबके लिए भी कि एक अच्छा खासा साइंटिफिक मिशन जो आरटीजी जी सर, उम्मीद करते हैं कि किसी भी तरीके की कोताही जो है वो इसमें नहीं बरती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस इंसाइट के लिए, इस चर्चा के लिए, इस बातचीत के लिए और हमारे को इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने के लिए।